गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में हमारा टॉपिक है साम्य या संतुलन विश्लेषण। कल हमने पढ़ा था प्रावेगिक विश्लेषण, तो आज हम समझेंगे साम्य संतुलन विश्लेषण के बारे में। अब हम देखते हैं कि साम्य या फिर संतुलन का क्या अर्थ होता है। साम्य का शाब्दिक अर्थ होता है समान संतुलन। यांत्रिकी, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र में साम्य शब्द का प्रयोग विश्राम की अवस्था को प्रकट करता है, जिसमें विरोधी शक्तियां व प्रवृत्तियां एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है। जैसे कि मेज पर पड़ी पुस्तक साम्य अवस्था में होती है, पर गिरती हुई साम्य अवस्था में नहीं होती। इसी प्रकार से घड़ी का हिलता हुआ पेंडुलम साम्य अवस्था में तभी होता है जब वह हिलता नहीं है, मीन्स जब वो एक जगह पर रहता है और एक स्थान पर ठहर जाता है, अर्थात ये गतिहीन और निष्क्रिय स्थिति का द्योतक है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है, कोई भी वस्तु साम्य की अवस्था में तब होती है जबकि उस पर क्रियाशील शक्तियाँ इस प्रकार की है कि उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। अब हम देखते हैं आर्थिक संतुलन का अर्थ। अर्थशास्त्र में साम्य का अर्थ भौतिक विज्ञान की भांति ही गतिहीन या निष्क्रिय स्थिति से नहीं लगाया जाता, बल्कि सक्रिय साम्य की स्थिति से लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में उस स्थिति को आर्थिक साम्य की स्थिति कहते हैं जब वस्तुओं और उत्पत्ति के साधनों की मांग एवं पूर्ति में संतुलन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्थिक विश्लेषण में साम्य अथवा संतुलन का क्या महत्व है। अब हम इससे पहले ये जानेंगे कि क्या संतुलन को वास्तविक जगत में प्राप्त किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन की दशाएं साम्य की ओर जाने की प्रवृत्ति तो रखती है, लेकिन आर्थिक तथ्यों एवं घटकों में दीर्घकाल तक परिवर्तन न हो तो ये साम्य की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अल्पकाल में भी एक निश्चित मूल्य पर मांग और पूर्ति में साम्य वास्तविक जीवन में साम्य प्राप्ति का द्योतक है। यद्यपि यह साम्य एक क्षणिक होता है, फिर भी ये साम्य है। अब हम देखते हैं आर्थिक विश्लेषण में साम्य अथवा संतुलन का महत्व। यद्यपि वास्तविक जीवन में साम्य की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती, फिर भी इसका महत्व आर्थिक विश्लेषण में लगातार बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट है, साम्य की धारणा आर्थिक क्रियाओं के लक्ष्य या उद्देश्य को बताती है, जैसे आवश्यकताओं की अनंतता तथा साधनों की सीमितता से उनमें संतुलन की क्रियाएं परिवर्तनशील रहती है। मानव के उपभोग, विनिमय, वितरण, उत्पादन आदि की क्रियाओं के अध्ययन में साम्य की धारणा अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभांश, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि लक्ष्यों को बताती है। सेकंड है, मूल्य निर्धारण में सहायक। साम्य की धारणा किसी निश्चित कीमत पर मांग और पूर्ति में संतुलन बताकर सामान्य मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादन में सहायक होती है, क्योंकि मूल्य निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। थर्ड है, साम्य आर्थिक परिवर्तनों की दिशा बताता है। साम्य का महत्व केवल इस बात में ही नहीं है कि ये आर्थिक क्रियाओं के लक्ष्यों का निर्धारण करता है, पर इसका महत्व आर्थिक परिवर्तनों की दिशा बताने में भी है, जिस ओर आर्थिक परिवर्तन किए जाने चाहिए। फोर्थ है, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग आदि के सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायक। साम्य की धारणा का महत्व केवल मूल्य सिद्धांत में ही नहीं, बल्कि उपभोग, उत्पादन तथा वितरण के सिद्धांतों के प्रतिपादक में भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे अधिकतम संतुष्टि, अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत, उत्पादन की मात्रा एवं फर्म के आकार का निर्धारण तथा राष्ट्रीय आय के वितरण संबंधी नियमों के प्रतिपादन में भी साम्य की धारणा का महत्व है। नेक्स्ट है, भावी निर्णय लेने में सहायक। साम्य की धारणा भावी उत्पादन, विनियोग, मूल्य निर्धारण, उपभोग का स्तर आदि के संबंध में निर्णय लेने में भी सहायक होता है।
नेक्स्ट है आर्थिक समस्याओं के समाधान तथा आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। सरकार को अर्थव्यवस्था के भावी विकास व वर्तमान आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए नियमन नियंत्रण की सहायता की नीति अपनानी पड़ती है। जैसे आर्थिक समस्याओं का समाधान तथा अर्थव्यवस्था का विकास तभी संभव होता है जब असंतुलन को समाप्त कर उच्च उत्पादन स्तर पर संतुलन स्थापित किया जाए। नेक्स्ट, विभिन्न इकाइयों में साम्य स्थापित करने में उपयोगी। वास्तविक आर्थिक जीवन बड़ा ही जटिल और निरंतर परिवर्तनशील होता है। आर्थिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व जैसे रुचि, साधनों के उत्पादन की विधियों में परिवर्तन होने से संतुलन और असंतुलन की प्रक्रिया चलती ही रहती है और एक बार असंतुलन उत्पन्न होने पर फिर साम्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। साम्य विश्लेषण ही इन विभिन्न इकाइयों में पुनः साम्य स्थापित करने में सहयोगी है। इस प्रकार से ये थी आर्थिक विश्लेषण में साम्य का महत्व। अब देखते हैं आर्थिक संतुलन के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट, स्थिर, तटस्थ तथा अस्थिर संतुलन। इसमें स्थिर संतुलन क्या है? स्थिर साम्य की अवस्था में एक आर्थिक इकाई की ये प्रवृत्ति होती है कि छोटी हलचल से इस आर्थिक इकाई को उस स्थिति से हटा दिया जाता है तो उसी क्षण पुनः स्थापन करने वाली शक्तियां तत्काल क्रियाशील होकर अपने वाला साम्य पुनः स्थापित कर लेती है। नेक्स्ट है तटस्थ साम्य। इसमें एक आर्थिक इकाई में संतुलन की स्थिति से हटने के पश्चात दोबारा पुरानी संतुलन स्थिति पर पहुंचने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात ये उसी संतुलन पर तटस्थ हो जाता है। अस्थिर संतुलन। अस्थिर संतुलन वह अवस्था होती है जिसमें एक छोटी सी हलचल से बल मिलता है जिससे ये सब मिलकर आर्थिक इकाई को संतुलन की स्थिति से दूर हटा देते हैं। मीन्स इसमें संतुलन को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एकाकी तथा बहुतत्वीय संतुलन। एकाकी संतुलन। एकाकी संतुलन वह स्थिति है जिसमें संतुलन की शर्तों की पूर्ति एक ही कीमतों तथा वस्तुओं की मात्राओं के द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे देखें तो एकाकी संतुलन तब होता है जब उत्पादन की मात्रा एवं कीमतों का एक ही समूह साम्य दिशाओं को संतुष्ट करता है। बहुतत्वीय संतुलन। ये वह संतुलन होता है जब साम्य की शर्तों की पूर्ति कई बिंदुओं पर विभिन्न कीमतों तथा विभिन्न वस्तुओं की मात्रा द्वारा होती है। ये स्थितियां तब उत्पन्न होती है जबकि मांग रेखा का ढाल बदलता रहता है और मांग रेखा पहले कुछ दूरी तक बेलोचदार, फिर कुछ दूरी तक लोचदार और फिर बेलोचदार होने की प्रवृत्ति रखती है। तो ये है बहुतत्वीय साम्य। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन संतुलन। अल्पकालीन संतुलन क्या है? अल्पकालीन संतुलन दो प्रकार से बताया जा सकता है। एक तो अल्पकालीन संतुलन वह स्थिति है जिसमें एक समय बिंदु पर संतुलन रहता है और निश्चित समय बिंदु के बाद में वह संतुलन भंग हो जाता है। मीन्स वो क्षणिक होता है। अगर इसी को हम दूसरी तरह से देखें तो अल्पकाल में मांग में परिवर्तन होने पर पूर्ति में परिवर्तन केवल उपलब्ध साधनों की सहायता से समायोजन द्वारा स्थापित होता है। इसमें आर्थिक लाभ या हानि हो सकती है। दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकालीन संतुलन वह स्थिति है जबकि जो दीर्घकाल तक बना रहता है और वह केवल समय बिंदु पर ही नहीं बल्कि अल्पकाल की एक लंबी श्रृंखला तक भी बना रहता है। इसमें सामान्य लाभ प्राप्त होता है। स्थितिक तथा प्रावेगिक संतुलन। स्थितिक संतुलन। स्थितिक संतुलन वह स्थिति है जो एक निश्चित अवधि के बाद भी उस स्थान पर बना रहता है। जैसे मान लो हम मानते हैं कि 7 दिन की समय अवधि में मांग और पूर्ति द्वारा जो निर्धारित मूल्य है वो 7 दिन के पश्चात भी बना रहता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रावेगिक संतुलन।
ये वह साम्य स्थिति है जिसमें एक निश्चित अवधि के अंतर्गत ही बना रहता है और उस निश्चित अवधि के पश्चात इसमें परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन की संभावना रहती है। नेक्स्ट है आंशिक तथा सामान्य संतुलन। आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन की वह स्थिति है जिसका संबंध किसी एक विशिष्ट इकाई से होता है, जैसे एक फर्म या उद्योग का संतुलन, एक व्यक्ति का संतुलन आदि। यद्यपि आंशिक संतुलन में इसके पूर्ण विकास का श्रेय कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों तथा मार्शल को है, जिसके आधार पर उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा उत्पत्ति के साधनों के साम्य को स्पष्ट किया तथा मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सामान्य संतुलन। सामान्य संतुलन साम्य की वह स्थिति है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था उसी समय सामान्य की स्थिति में होगी जबकि अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयाँ एक ही साथ अपना अपना आंशिक संतुलन प्राप्त कर ले। अर्थात सामान्य साम्य की धारणा सभी आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के पारस्परिक निर्भरता पर बल देती है। सामान्य संतुलन किसी एक परिवर्तनशील तत्व का ही अध्ययन नहीं करती, बल्कि उनके परिवर्तनशील तत्वों का एक साथ अध्ययन करती है। सामान्य संतुलन में संपूर्ण आर्थिक प्रणाली अधिकतम कार्य क्षमता प्राप्त कर सर्वाधिक लाभ एवं आदर्शतम अवस्था में पहुंच जाती है और उससे विचलन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। सामान्य संतुलन में प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, प्रत्येक उत्पादक को अधिकतम लाभ, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन, प्रत्येक फर्म का अनुकूलतम आकार, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को अधिकतम लाभांश, जनसंख्या की आदर्श सीमा और प्रति व्यक्ति अधिकतम आय होती है। इस प्रकार सामान्य संतुलन में अर्थव्यवस्था में आर्थिक असंतुलन की अवस्था समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सामान्य संतुलन के क्या महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में। ये अर्थव्यवस्था के सामान्य ढांचे तथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के एक भाग में संतुलन और उसके दूसरे अंगों के संतुलन के साथ साथ संभव है। ये विशिष्ट समस्याओं से संबंधित उपयोगी तथ्यों के द्वारा आर्थिक हलचलों के अंतिम प्रभावों को समझने में भी मदद करता है। तो इस प्रकार से ये थे सामान्य संतुलन के प्रकार। थैंक यू।